बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की और देखेंगे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने किस्म के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं और शुरुआत करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर से कि कंट्रोल स्ट्रक्चर आखिर है क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम ये बात तो जान ही चुके हैं कि हमारा एक प्रोग्राम जो हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं एक्चुअली बहुत सी इंस्ट्रक्शंस का मजमुआ होता है। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस आपने लिखी हैं इनकी एग्जीक्यूशन किस तरतीब से होगी, कौन सी इंस्ट्रक्शन कब एग्जीक्यूट होगी, इसी चीज को कंट्रोल करने का नाम कंट्रोल स्ट्रक्चर है। यानी कंट्रोल स्ट्रक्चर के जरिए आप अपने प्रोग्राम में लिखी गई इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पे, क्या आप ये चाहते हैं कि आपने किसी प्रोग्राम में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस पहली से लेके आखिरी इंस्ट्रक्शन तक उसी तरतीब के साथ एग्जीक्यूट होती चली जाएं जिस तरतीब के साथ आपने उन्हें लिखा है? या फिर क्या आप चाहते हैं कि प्रोग्राम में किसी एक पॉइंट पे जाके आपका प्रोग्राम किसी कंडीशन को इवैल्यूएट करे और कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में कोई एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो और फॉल्स होने की सूरत में कोई दूसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो? या फिर कहीं एक पॉइंट पे आप ये चाहते हैं कोई एक स्टेटमेंट या कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो? तो इन्हीं चीजों को आप कंट्रोल करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की मदद से। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप कंट्रोल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस हैं वो कंबाइन होके एक सिंगल लॉजिकल यूनिट की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। एक सिंगल लॉजिकल यूनिट से क्या मुराद है? इंस्ट्रक्शंस का एक ऐसा मजमुआ जो कर्ली ब्रेसेस के पेयर के दरमियान टाइप किया गया हो और किसी खास टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी खास मकसद को अचीव करने के लिए उन्हें लिखा गया हो, और वो तमाम इंस्ट्रक्शन जो कर्ली ब्रेस के पेयर के दरमियान है वो कंबाइन होके मिलके वो स्पेसिफिक टास्क अटेन कर रहे हो। तो ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं कि ये एक लॉजिकल यूनिट है। अब लॉजिकल यूनिट्स की एक खासियत यह है कि हर लॉजिकल यूनिट का एक एंट्री पॉइंट होता है और एक ही एग्जिट पॉइंट होता है। मींस कि किसी भी लॉजिकल यूनिट को स्टार्ट करने के लिए मल्टीपल ओपनिंग्स नहीं है, मल्टीपल पाथ्स नहीं है और ना ही लॉजिकल यूनिट मल्टीपल कंक्लूजन्स के साथ एंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोग्राम लिखा जो कि यूजर से मार्क्स उसके इनपुट के तौर पर रिसीव करता है और उसके इनपुट करदा मार्क्स की बेस पे ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्टूडेंट पास है या फेल है। अब जो आपका लॉजिकल यूनिट है वो यूजर के एंटर करदा मार्क्स को इवैल्यूएट करेगा। तो जिस पॉइंट पे मार्क्स को इवैल्यूएट किया जाएगा वो पॉइंट आपके उस लॉजिकल यूनिट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा या एंट्री पॉइंट होगा। और आपका ये लॉजिकल यूनिट कंक्लूड क्या करेगा? आखिर में या तो ये बताया जाएगा कि स्टूडेंट पास है या फिर ये बताया जाएगा कि स्टूडेंट फेल है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट में बैक वक्त पास भी हो और फेल भी हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि लॉजिकल यूनिट्स किसी एक पॉइंट के ऊपर एग्जिट करते हैं या कंक्लूड होते हैं। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तीन तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर या एग्जीक्यूशन फ्लोज मौजूद हैं, जिनमें से पहले नंबर पे सीक्वेंस है, फिर सिलेक्शन की बात करेंगे हम, और उसके बाद हम रेपिटेशन की बात करेंगे। हम इन तीनों कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के ऊपर बहुत सी वीडियोस आगे डिटेल के साथ बनाने वाले हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हर एक कंट्रोल स्ट्रक्चर को ब्रीफली देखेंगे कि ये कंट्रोल स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर की। तो देखते हैं कि सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है। ये एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसमें आपके प्रोग्राम में लिखी गई इंस्ट्रक्शंस एग्जैक्टली उसी तरतीब के साथ एग्जीक्यूट होती हैं जिस तरतीब के साथ आपने इन्हें प्रोग्राम में शामिल किया होता है। यानी जो इंस्ट्रक्शंस सबसे पहले आई है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, दूसरे नंबर वाली इंस्ट्रक्शन उसके बाद, और इसी तरह से तमाम इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन एग्जीक्यूट होती चली जाएंगी। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि तमाम लॉजिकल यूनिट्स का एक एंट्री और एक एग्जिट पॉइंट हुआ करता है। तो हमारे सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर का भी एक एंट्री पॉइंट होता है और एक एग्जिट पॉइंट होता है। सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर की एक खास बात यह है कि इस स्ट्रक्चर के तहत लिखे गए प्रोग्राम में तमाम इंस्ट्रक्शंस एक बार जरूर एग्जीक्यूट होती हैं और कोई भी इंस्ट्रक्शन एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट नहीं होती और कोई भी इंस्ट्रक्शन स्किप नहीं होती।
मिसाल के तौर पे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जहाँ पे दो वेरिएबल्स में मौजूद वैल्यूज को सम करके स्क्रीन पर उनका सम प्रिंट करवाया जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि तमाम इंस्ट्रक्शंस जिस तरतीब के साथ लिखी गई हैं प्रोग्राम में इसी तरतीब के साथ एग्जीक्यूट होंगी। हर इंस्ट्रक्शन एक मरतबा जरूर एग्जीक्यूट होगी, कोई इंस्ट्रक्शन रिपीट नहीं होगी, कोई इंस्ट्रक्शन स्किप नहीं होगी। सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर के बाद आइए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर की, और हमारा सेकंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसमें हमारे प्रोग्राम में मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स में से किसी एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया जाता है, चूज किया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए। अब यहाँ पे ऑल्टरनेटिव से क्या मुराद है? एक्चुअली जब आपके पास एक से ज़ायद चॉइसेस मौजूद हों और आप किसी एक चॉइस को किसी दूसरी चॉइस के ऑल्टरनेट में सिलेक्ट कर सकते हो तो हम कहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। तो हमारे प्रोग्राम में जब कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे प्रोग्राम मल्टीपल ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को किसी खास कंडीशन की बेस पे अडॉप्ट करता है तो एक्चुअली प्रोग्राम सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर के तहत जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम एक स्टेटमेंट या एक से ज़ायद स्टेटमेंट्स यानी सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं किसी कंडीशन की बेस पर। अब कंडीशन से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे आपने यूजर से इनपुट के तौर पे मार्क्स एक्सेप्ट किए और आप ये चाहते हैं कि अगर यूजर के एंटर करदा मार्क्स 40 या 40 से ज्यादा हो तो फिर स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए दैट यू आर पास, और अगर ऐसा ना हो यानी एंटर करदा मार्क्स 40 से कम है, इस सूरत में हमारे पास दूसरा मैसेज अपीयर होना चाहिए कि सॉरी बट यू आर फेल। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे प्रोग्राम में ये दोनों सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी, हम दोनों स्टेटमेंट्स लिखेंगे लेकिन एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यानी पास का मैसेज भी हम इंक्लूड करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर और फेल का मैसेज भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन कौन सा मैसेज डिस्प्ले करवाया जाएगा ये बेस करता है कंडीशन पे कि कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स, यानी यूजर के एंटर करदा मार्क्स कितने हैं। अगर 40 से ज्यादा है तो फिर पास का मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए और अगर 40 से कम है तो फिर फेल का मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमारी कोई स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स किसी कंडीशन के साथ कनेक्टेड होती हैं, किसी कंडीशन पे बेस करती हैं। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर भी कहा जाता है या कंडीशनल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। इसे कंडीशनल स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं ये तो हम अभी बात कर चुके हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम किसी कंडीशन को इवैल्यूएट करता है और उस कंडीशन की बेस पे किसी एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है या दूसरे सेट ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन इसे डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है? देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब आपके पास मल्टीपल चॉइस हो किसी भी हवाले से और आप उनमें से कोई एक चीज सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई एक चीज चूज कर सकते हो, तो आप क्या करते हैं? एक्चुअली यू आर मेकिंग डिसीजन। फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद अगर आपने बीएससी स्टार्ट की है तो आपने एक्चुअली एक डिसीजन लिया है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस या ऑल्टरनेटिव या चॉइसेस मौजूद थी, तो आपने उनमें से किसी एक चॉइस को सिलेक्ट किया और बाकी चॉइसेस को रद्द कर दिया, तो आपने एक्चुअली एक डिसीजन लिया। बिल्कुल इसी तरह से हमारा प्रोग्राम किसी एक कंडीशन को इवैल्यूएट करता है और उसकी बेस पे फैसला करता है कि कौन सी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए और कौन सी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को स्किप किया जाना चाहिए। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स मौजूद है। मिसाल के तौर पे इफ है हमारे पास, इफ एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट भी हमारे पास सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर की सूरत में मौजूद है। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में भी एक लॉजिकल यूनिट एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा होता है और उस लॉजिकल यूनिट का एक एंट्री पॉइंट और एक एग्जिट पॉइंट होता है। अब एंट्री पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पे हमारी कंडीशन स्टार्ट होगी, यानी वो जगह जहां से हमारी कंडीशन को इवैल्यूएट किया जाएगा वो हमारे इस लॉजिकल यूनिट का स्टार्ट या एंट्री पॉइंट होगा। और एंट्री पॉइंट के बाद आगे चल के प्रोग्राम डिसाइड करेगा कि कौन सी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है और कौन सी स्टेटमेंट को स्किप करना है। तो दो ऑल्टरनेटिव्स या दो से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स में से कोई एक ऑल्टरनेटिव अडॉप्ट किया जाएगा तो एग्जिट पॉइंट भी एक ही होगा, यानी एंड पे हमारे पास एक कंक्लूसिव वैल्यू या एक कंक्लूसिव रिजल्ट मौजूद होगा। और सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर के बाद आइए अब हम बात करते हैं अपने थर्ड और लास्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर की, जो है रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसमें आप एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को
बार बार रिपीट कर सकते हैं एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम तक। अब यहाँ पे स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम से क्या मुराद है और वो किस तरह से डिटरमिन होगा? दर हकीकत रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर में भी आप एक कंडीशन इंपोज करते हैं कि जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन मीट हो रही है उस वक्त तक एक स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स रिपीट होती रहनी चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल क्या है, हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं? देखिए, जब हम प्रोग्राम्स लिखते हैं तो बहुत सी पॉइंट्स के ऊपर हम एक ऐसी सिचुएशन का सामना करते हैं जहां पे हमें किसी एक स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जिसकी मदद से आप स्क्रीन पर 100 मरतबा आई लव पाकिस्तान का मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो अगर आप सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके ये प्रोग्राम लिखेंगे तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर की मदद से आप यही काम बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर एक ही स्टेटमेंट को 100 टाइम्स रिपीट करके हमारी स्क्रीन पर वही मैसेज 100 मरतबा डिस्प्ले करवा देगा। रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर को इटरेशन स्ट्रक्चर या लूप भी कहते हैं और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास डिफरेंट किस्म की लूप्स अवेलेबल हैं। हमारे पास व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है और फॉर लूप है। हम इन तमाम टाइप्स ऑफ लूप के बारे में बहुत डिटेल के साथ आगे जाके वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इस वक्त जस्ट हम जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं इन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक्चुअली जब आप रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ भी आप कुछ स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके एक लॉजिकल यूनिट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और उस लॉजिकल यूनिट का एक एंट्री पॉइंट होता है और एक ही एग्जिट पॉइंट होता है। तो एंट्री पॉइंट इटरेशन या रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर में वो जगह होगी जहां पे हमारी कंडीशन को इवैल्यूएट किया जाएगा और एग्जिट पॉइंट वो जगह होगी जहां पे इटरेशन या रिपीटेशन के प्रोसेस को रोक के प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा।